नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास नंबर 18 करने वाले हैं। जैसा कि सभी साथी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इससे पहले दोस्तों हम लोग 17 क्लास कर चुके हैं। जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं, जाइए क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का काम करिए। दोस्तों आइए, हम लोग आज के क्लास में काफी महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो आइए मेरे साथी, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे साथी बोला है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। बताइए मेरे साथी, किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति, सेकेंड में है चिंतनशील सोच, थर्ड में है आज्ञाकारी श्रवण और फोर्थ में है व्यवहार अनुकूलन। बताइए मेरे साथी क्या हो जाएगा, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही जवाब। देखिए मेरे साथी, यहाँ पे निष्क्रिय नहीं होगा, जहां भी निष्क्रिय दिखे सीधे काट देना है। आज्ञाकारी श्रवण भी नहीं जाएगा और व्यवहार अनुकूलन भी नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा यहाँ पे, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, चिंतनशील सोच। ठीक है, क्या जाएगा मेरे साथी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकरण क्या कहलाता है मेरे साथ। इस तरह का मौखिकरण पालकों को किस प्रकार मदद करेगा, बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। सेकेंड में है केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है, क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। थर्ड में है अनुत्पादक है, क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती है। फोर्थ में व्यर्थ है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो मेरे साथी, जहां भी दिखा है ना व्यर्थ, उसको पहले काट दीजिए। मेरे साथी, ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये भाषा सोचने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। यहाँ बोला है बाधा डालती है, तो उसको पहले काटना है। ऐसे ऐसे ऑप्शन को आप लोग आइडेंटिफाई करते चलना है, ताकि क्वेश्चन का आंसर आपको सिलेक्ट करने में आसानी। देखिए, थर्ड में बोला है अनुत्पादक है, तो मेरे साथ ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा और सोच आपस में सम्मिलित नहीं है। तो मेरे साथी, भाषा और सोच आपस में संबंधित होते हैं, यहाँ बोला है नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है, क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। तो जहां भी केवल दिखे सीधे काटना है, तो पहला ही आपका नेगेटिव टैग वर्ड। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती। ठीक है, इस तरह का मौखिकरण सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाने का काम करती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। यहाँ पे बोला है, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह, बताइए, वह क्या करे। जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है, उसे क्या करना चाहिए। वही बात क्वेश्चन में बोला है कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। सेकेंड में उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। थर्ड में छात्रों के योग्यता समूह को बढ़ावा दे। और फोर्थ में विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे। तो मेरे साथी, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ना है, यहाँ बोल रहा है उसे बचने के लिए पहले काट दीजिए। छात्रों की योग्यता समूह को बढ़ावा दे, छात्रों की योग्यता समूह को कभी बढ़ावा नहीं देना। ठीक है, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक समान तरीके से ट्रीट करना है, चाहे वो मध्य स्तर का हो, उच्च स्तर का हो, निम्न स्तर का हो। किसी को आपको योग्यता के आधार पर साथी समूह नहीं बनाना है। ठीक है, सेकेंड में उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। देखिए, उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा कभी नहीं देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट में केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचने का काम करे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है।
शिक्षा शास्त्रियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तथ्यों और सूचनाओं को रटे, सेकेंड में सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दे, थर्ड में पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने, और फोर्थ में पुश्चात अन्वेषण और प्रश्न करे। बताइए मेरे साथी, क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ पे मेरे साथी पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने, ऐसा कभी नहीं करना है। सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दे, ये भी गलत हो जाएगा। तथ्यों और सूचनाओं को रटे, जहां भी रेक्टिफिकेशन की बात है पहले काट दीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग पूछ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसमें देखिए क्या बोला, बताइए मेरे साथी। राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं। राधा का क्या तर्क है? राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है? बताइए मेरे साथी, राधा यहाँ पे क्या समझ दिखा रही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है प्रतिवर्ती सोच, सेकेंड में विकेंद्रीकरण, थर्ड में है जीववाद और फोर्थ में कारण और प्रभाव। बताइए क्या हो जाएगा? तो मेरे साथी यहाँ पे प्रतिवर्ती सोच नहीं दर्शा रहा है, विकेंद्रीकरण भी नहीं है और जीववाद भी नहीं है, तो क्या है? यहाँ कारण और प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बताइए, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन हो? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना, सेकंड में व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, थर्ड में माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, और फोर्थ में अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना। बताइए। देखिए मेरे साथी, जहां भी अच्छा ग्रेड पाने की बात हो जाए, ये आपका क्या होगा? बाहरी अभिप्रेरणा होगा। तो या यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में बताना है। माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, ये भी आपका बाहरी अभिप्रेरणा को शो कर रहा है। व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, तो ये मेरे साथी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट में पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना, तो जहां भी पुरस्कार राशि की बात आ जाए, ये क्या हो जाएगा? ये बाहरी अभिप्रेरणा को शो करने का काम करेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा क्वेश्चन आ गया एजर्सन और रीजन, अभिकथन और कारण। देखिए अभिकथन में क्या बोला है। अभिकथन में बोला है रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। तो मेरे साथ ये बात बिल्कुल सही बोला है। जो भी शिक्षक रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले होते हैं, तो मेरे साथी बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध कराना उनके लिए एक जिम्मेवारी है, उनके लिए जरूरत का चीज होता है, ताकि बच्चों का सभी तरह का वहां डिमांड को फुलफिल किया जाए। तो ये बात जो बोला गया है बिल्कुल सही बोला गया। कारण में छोटे बच्चे आउटपुट सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे साथ छोटे बच्चे आउटपुट सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर नहीं होते। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सही होगा अभिकथन। रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, तो आपका अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 8 में है साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। बताइए इसका उदाहरण है मेरे साथी। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, सेकेंड में है कार्य में शामिल लक्ष्य का, थर्ड में प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, और फोर्थ में महारत हासिल करने का। बताइए। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हैं, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना, मतलब कोई जान ना जाए कि भाई उसके पास जानकारी कम है, इस चीज से बचने की बात हो रही है। तो यहाँ पे महारत हासिल करने का तो पहले कर जाएगा, इसके यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब जाएगा प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड भी नहीं जाएगा, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, बताइए। निम्नलिखित में से प्रभावी तरीका कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना। सेकेंड में छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड में छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना। फोर्थ में तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए। तो देखिए मेरे साथी, जहां भी तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहन की बात हो जाए सीधे काट देना। छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना, सीधे काटना है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना, सीधे काटना है। क्या है मेरे साथी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से मेरे साथी हतोत्साहित कभी नहीं करना है, आपको प्रोत्साहित करना है ताकि बच्चा खुल के अपने सारे डाउट को आपके समक्ष रख सके। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फिर से हमारा आ गया एजर्सन और रीजन, अभिकथन और कारण। देखिए अभिकथन में क्या बोला है। अभिकथन में बोला है कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती है, सही बात है, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। तो मेरे साथ ये बात सही बोला गया अभिकथन में। कारण में है यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी एक जटिल मुद्दा है। तो मेरे साथ ही कारण भी सही है और जो कारण दिया गया है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, तो इसका सही जवाब जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। मेरे साथ ये सबसे बेसिक सवाल है, सबसे आसान सवाल। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। सेकेंड में विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है। थर्ड में विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। फोर्थ में बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए जहां भी बोला है ना बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, मेरे साथी सीधे काट दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ये बात बिल्कुल सही। विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, विकास को कभी भी सटीक तौर पर नहीं मापा जा सकता है, गलत हो जाएगा। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, नहीं मेरे साथ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब जाएगा विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। क्या है मेरे साथी, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से हमारा आ गया एजर्सन और रीजन, अभिकथन और कारण। देखिए अभिकथन में क्या बोला है, तो मेरे साथ ही अभिकथन में बोला है समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है मेरे साथ ही, अभिकथन बिल्कुल सही बोला है। कारण में है संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित होती है, सही बात है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित होती है मेरे साथी, तो ये बात सही है। और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही जवाब कहाँ जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे साथ ये सब एकदम बेसिक बेसिक सवाल है, आप लोग बस ध्यान देते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला है, अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं, बताइए मेरे साथ। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 3 साल में, सेकेंड में 5 साल में, थर्ड में 7 साल में और फोर्थ में 1 साल में। बताइए। तो मेरे साथी 3 साल में भी नहीं होगा और 7 साल में 5-6 सुसंगत वाक्य से ज्यादा बोल सकते हैं और 1 साल में तो बच्चा चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 साल में। क्या जाएगा मेरे साथी, 5 साल में बच्चे 5 से 6 सुसंगत वाक्य बोल सकते हैं और बोलने लगते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
14 में चलते हैं और आज के क्लास का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला है। लेव वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा डैश की ओर विकसित होती है। बताइए मेरे साथी, उनकी भाषा किस ओर विकसित होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है निजी वाक से आत्म केंद्रित वाक। तो मेरे साथी क्या लगता है आपको, ये ऑप्शन सही जाएगा क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेकेंड में है मुख वाक से मौखिकीकरण, थर्ड में है मौखिकीकरण से आंतरिक वाक और फोर्थ में है आंतरिक वाक से बाहरी वाक। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्या है मेरे साथी? लेव वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा मौखिकीकरण से आंतरिक वाक की ओर विकसित होती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही जाएगा मौखिकीकरण से आंतरिक वाक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं और आज के क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का सही सही जवाब देने का कष्ट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा प्याजे साहब से है और सबसे सरल क्वेश्चन। इसमें बोला है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह गठित होने वाला बताया है। बताइए मेरे साथ, पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया? तो बताइए, सभी को पता है कि पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास में अपने 4 अवस्थाएं का वर्णन किया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 3 प्रगतिशील स्तरों पर, सेकेंड में है 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संकल्प के रूप में, थर्ड में है जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से, और फोर्थ में है 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। बताइए तो अभी हम लोग क्या बोला कि पियाजे साहब ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख गया 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और यहाँ जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से ऐसा नहीं है। 8 अवस्थाओं में, तो 8 अवस्थाओं को तो इन्होंने वर्णन ही नहीं किया, सीधे काट देना है। 3 प्रगतिशील स्तरों पर मेरे साथ ये भी आपको काट देना है। इसका सही जवाब जाएगा 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, कोई भी प्रश्न में जरा सा थोड़ा सा कहीं भी, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, क्लास पसंद आया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और उससे पहले सभी साथी कमेंट में बताइए कि आप सभी साथियों का 15 में सही सही जवाब कितना आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमारे सभी साथियों का तैयारी किस लेवल तक हो गया है। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।